जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो सर कोविड टाइम में बहुत से बच्चे जिनकी पैदाइश ही तब हुई, उनके तो इनिशियल ईयर बिल्कुल बंद घरों में और एकदम पूरे प्रिकॉशन के साथ हुआ है। वो आगे जाके उनकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी? इम्यूनिटी की एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, इम्यूनिटी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा हुँ, बड़ा फैक्टर हम लोग की जो बॉडी की बिल्ट है, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम बच्चों को प्रोटीन डाइट ज़्यादा दें, उससे भी हमारे इम्यून सेल्स डेवलप होते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। हुँ, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकेंडली, इम्यूनिटी का जो तीसरा कॉम्पोनेंट जेनेटिक होता है, तो जो माता पिता से मिल रहा है उससे भी कुछ इम्यून सेल्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो वो भी कुछ इम्यूनिटी हमें वहाँ से भी मिलती है। ओके। तो कुल मिला के एक फैक्टर है डेफिनेटली। जो बच्चे कोविड में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने केवल डिजिटल देखा है, हुँ, उन बच्चों ने केवल घर पे रहा है। उनके लिए तो लाइफ का जो हम लोगों ने जो देखा है उससे 360 डिग्री है उनका। तो बिल्कुल। जो हम लोग पले बड़े हैं, हुँ, डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम भी है। देखिए, और केवल बच्चों में नहीं, हुँ, अब देखिए अडल्ट्स में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। हुँ। पहले हम देखते थे हार्ट अटैक इस बीमारी ऑफ मोर देन 55 ईयर्स। अब देखिए 30 साल के बंदों को हार्ट अटैक आ रहा है। लड़कियों को आपने कभी नहीं सोचा हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल गर्ल्स में भी, जो मतलब एल्डरली गर्ल्स हैं, 8 30-45 साल की बच्ची को अभी अभी हुआ। केस आया। हाँ, वो शायद से हार्ट, उसमें इन्वेस्टिगेट की जरूरत है कि वो हुँ, हार्ट हुँ, अटैक था कि वो कार्डियोमायोपैथी थी। हुँ, सो अब ये चीजें भी बहुत बढ़ गई, ये भी कोविड के कारण ही। जो अच्छा देखिए, कोविड के बाद क्या हुआ, हम लोग घर पे रहना ज्यादा, उस दौरान हम केवल घर पे रहे, हमने एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर ली और हुँ। हमें उसकी आदत पड़ गई है। खाना पीना कैसा हो गया, वो पूरा चेंज हो गया। पूरा खाना फैट से भरा हुआ, बाहर जो हम लोग की जो बेसिक जो हमारी बैलेंस डाइट का ट्रेंड था, वो हमने खत्म कर दिया है। ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। बीमारियाँ कौन-कौन सी होती हैं? आपने बताया अभी बच्चों को देखना होगा कि अस्थमा नहीं है, तो हम्म कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और सांस की बीमारियाँ खास तौर पे क्या-क्या होती देखिए, हैं? अगर हम लोग सांस की बीमारियों की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो जेनेटिक फैक्टर जो एलर्जी से रिलेटेड हो सकती हैं, उनमें अस्थमा सबसे ऊपर आती है। अगर वो लंग में हो रही है तो ब्रोंकियल अस्थमा है, अगर नाक में हो रही है तो राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है या फेरिंजाइटिस है। ये एलर्जिक कंपोनेंट के, एलर्जी के कारण ऐसा होता है। हुँ। कभी कभी कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, पोल्यूशन के कारण भी अस्थमा लोगों को हो रहा है, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कई हो लोग सकता सुबह है। उठते हैं और अचानक छींकना शुरू कर देते हैं या कहीं कोई स्मेल अचानक से हाँ, उनको आई तो वो तो ये एलर्जिक रेनाइटिस का पार्ट है। बहुत से ओके। लोग एलर्जिक होते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके हुँ, कारण जो कोल्ड है वो उनको रेनाइटिस कॉज करती है। हुँ, तो ये एलर्जिक रेनाइटिस के ऐसे पेशेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को जैसे बाहर जाते वैसे उनको दे फुल सफोकेटिंग, ये पोल्यूशन के कारण हो सकती है। हुँ, तो ये इनमें मेन इश्यूज क्या है, जो हमारे ब्रोंकस हैं वो थोड़े से दब रहे हैं। अगर हम लंग की बात करते हैं, हुँ, अगर हम साइनस की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके अंदर जो वहाँ की जो म्यूकोसा है उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है, उनमें पानी जमा होने लग जाता है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है सीओपीडी की, जो हमारे स्मोकर्स से होता है, अच्छा। या जो बहुत लंबे समय से कोई बंदा कोल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो इनहेल कर रहा है, या सीओपीडी क्या है? सीओपीडी का अगर हम फुल फॉर्म करें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं। आजकल इसका नाम भी बदल गया, इसको आजकल सीओएडी बोलते हैं, एयरवे डिसऑर्डर। ओके। तो ये यूजुअली ये परमानेंट बीमारी है। अस्थमा कोई परमानेंट नहीं है। अस्थमा में ये ट्रांजिएंट है, हमें दिक्कत हुई, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, हमने इनहेलर दिया, बंदा ठीक हो गया। हुँ, पर सीओपीडी में टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट होता है। कुछ एक लेवल पे डैमेज होता है, एल्वेलस लेवल पे, एयरवे लेवल पे, हुँ, जिसके कारण हमें इनहेलर्स की रेगुलर जरूरत पड़ सकती है। सीओपीडी यूजुअली जो देखा गया है वो पोल्यूशन के कारण ये स्मोकिंग के कारण होता है। ओके। और आजकल हम लोग देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस हम लोग को पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहेंगे, हुँ, उनको भी सीओपीडी हो सकता है। थर्ड, इन्फेक्शन हम लोग देख ही रहे हैं, हुँ, निमोनिया इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर से अगर हम बात करें तो नाक का भी इन्फेक्शन को भी हम लोग लंग में, क्योंकि अल्टीमेटली सिम्टम्स खांसी ही होती है ऐसे हुँ, पेशेंट्स हुँ, की। गले में इन्फेक्शन होना, फेरेंजाइटिस को बोलते हैं, या निमोनिया, जो अपन आजकल देख रहे हैं वायरल निमोनिया कितना रैम्पेंट है, तो ये निमोनिया। और चौथा जो हम लोग देखते हैं वो लंग कैंसर हो सकते हैं। हुँ, लंग कैंसर आजकल बहुत बहुत बढ़ गया है, ये बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पहले हम लोग देखते थे कि लंग कैंसर मेल्स में ये 60 के बाद होता था, पर ओके। अब देखिए लंग कैंसर का जो इंसिडेंस है बहुत जल्दी बढ़ गया, 40s में आने लग गया है। और एक लास्ट जो चेस्ट की बीमारी है उसको हम लोग आईएलडी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग, जो वो लंग के अंदर के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाती है, जिसके कारण दिक्कत होती है। पर ओके। अगर सबसे कॉमन देखा जाए, जो सबसे कॉमन प्राय जो हम लोग सब देखते हैं, हुँ, वो ये एलर्जिक इन्फेक्शन, एस्थमा, ये बहुत कॉमन होता है। तो किस लक्षण से सचेत हो जाना चाहिए कि अब ये नॉर्मल नहीं है, इससे आगे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई किसी को बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई भी इन्फेक्शन में फीवर बहुत हाई ग्रेड हो जा रहा है, जैसे कोई बच्चा है या कोई यंग अडल्ट है, उसको कॉफ एंड कोल्ड आ रहा है, उसने स्टीम लिया, गागल लिया, पैरासीटामोल लिया, अपना फ्लूइड लिया, डाइट पे ध्यान दिया, अगर उसके बाद भी उसको गले में दर्द होना, हुँ, नाक से कहीं खून आना, हुँ, या खांसी बढ़ जाना,
या बुखार नहीं जाना, अगर हम्म। ऐसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि वो लंग में भी आ सकता है। चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, हम्म। इसका मतलब है कि अब कहीं लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हम्म। आजकल देखिए कोविड के बाद हम लोग सैचुरेशन नापने लग गए हैं घर में। हम्म। अगर सैचुरेशन का फॉल होना, तो ये सब डेंजर सिग्नल्स है कि कहीं कोई गड़बड़ है और आपको अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। ओके। अभी आपने इनहेलर की बात किया, क्योंकि आपने भी पुरानी फिल्में देखी होंगी। पुरानी फिल्मों में कई बार ऐसा होता था कि कोई मर्डरर होता था, पकड़ा जाता था क्योंकि वो इनहेलर अपना फेंक के चला गया। तो हम्म, बड़ा एक अलग सा ये वो होता था कि हम्म, मतलब बहुत रेयरली कोई इनहेलर यूज़ करता है। तो अब आज की तारीख में आप देखेंगे कि डॉक्टर तुरंत सजेस्ट कर देते हैं किसी को थोड़ी स्थिति में है कि आप इनहेलर यूज़ कर लीजिए, और बच्चों के केस में नेबुलाइजर। जबकि बड़े थोड़ा हिचकते हैं, हम्म। कोशिश करते हैं कहीं आदत ना पड़ जाए। क्या उसकी आदत पड़ सकती है? और इनहेलर और नेबुलाइजर खतरा है कहीं से सेहत के लिए? देखिए इनहेलर है सही, एक्चुअली ये एक मुहिम थी हम लोगों की चेस्ट स्पेशलिस्ट की। हम्म। सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो भी हम दवा खाते हैं वो दवा डिजोल्व होकर उस ऑर्गन तक पहुंचती है। हम्म। इनहेलर में डायरेक्टली वो दवा सीधे लंग में पहुंच जाती है। हम्म। जो दवाएं हम लोग मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में खाते हैं, ग्राम्स में खाते हैं, 625 मिलीग्राम, हम्म। इनहेलर से वो माइक्रोग्राम होती है, मतलब उसका भी 1,000वां भाग होती है। हम्म। तो यानी ये जो दवा डायरेक्टली लंग में जा रही है, लंग में डिपॉजिट हो रही है, इसका कोई दूसरे ऑर्गन पे असर नहीं होता। इसलिए इनहेलर ही बेस्ट मेडिकेशन है। एडिक्शन कभी किसी इनहेलर का नहीं होता। इनहेलर कभी भी ब्रेन, कोई भी चीज़ों का एडिक्शन होता है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को चले जाते हैं। हम्म। मेरे पास बहुत सी मम्मियाँ बोलती हैं, बोली अरे ये तो आदत पड़ जाएगी, इनहेलर मत दीजिए डॉक्टर साहब हमारे बच्चों हम्म। को। तो मैं उन्हीं मदर को बोलता हूँ, क्या खाना खाने से भी आदत पड़ जाती है? हम्म। क्या आप खाना भी नहीं देंगे? आप अगर बच्चा बोलने लगे मम्मी यार ये तो आप मुझे डेली खाना देते हो, मैं खाना मत दो, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो क्या, क्योंकि खानी हमारी बॉडी की नीड है। हम्म। सिमिलरली इनहेलर जो चेस्ट के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, उनके लिए वो नीड है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ना, कोई एडिक्शन नहीं ना। हम्म। लोग बोलते हैं हमें इनहेलर से फ़ायदा ही नहीं होता, तो वो लोग इनहेलर की टेक्निक प्रॉपर नहीं लेते हैं। जो ओके। सर्वे है इंडिया में, 60% लोग ऐसे हैं जो इनहेलर्स को प्रॉपर ले ही नहीं पाते। जब आप इनहेलर्स को प्रॉपर ले नहीं पाएंगे तो उसका पूरा असर नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि तो बेमानी है, तो पैसा वेस्ट हो रहा है, हम्म। जबकि ऐसा होता नहीं है। हम्म। इनहेलर को लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एडिक्शन नहीं, वो बहुत सेफ मेडिसिन है। अब देखिए नेबुलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटे बच्चों को भी हम दे देते हैं, हम्म। बिकॉज वो इतना सेफ है कि वो किसी को डैमेज कॉज नहीं नहीं करता। करता। ओके। नेबुलाइजर बच्चों को देते हैं बिकॉज वो इनहेलर प्रॉपरली ले नहीं पाते, तो यूजुअली हम उन्हें नेबुलाइजर या इनहेलर हम लोग एक किट से उनको बच्चों को देते हैं। हम्म। कोविड के टाइम हमने देखा सब मास्क पहन के घूम रहे थे। अब जो नई बीमारी की बात आ रही है, उसको लेकर भी धीरे धीरे लोगों में पैनिक है। हालांकि बार बार बात आ रही है कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। आपको क्या लगता है, स्थिति क्या है और क्या डरने की बात है? देखिए जो ये वायरस है, जो आरएसवी वायरस या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की जिसकी बात हो रही है, हम्म। ये कोई नया वायरस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं ना, हम्म। बहुत पहले से इसके वायरस आते रहे हैं, इसलिए हमारे में क्रॉस इम्यूनिटी इस वायरस की ऑलरेडी है। ओके। तो इस वायरस से परेशान होने की बात नहीं है। अगर हम डाटा पकड़ें तो इन्फ्लुएंजा से जितनी डेथ्स होती हैं उससे बहुत कम डेथ इससे होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन वायरस है। हम्म। तो घबराने की बात ही ना, कोई इसमें डेंजर सिग्नल्स की बात नहीं ना। मगर हाँ, जब भी वायरस बढ़ता है तो हमें जो एट रिस्क पॉपुलेशंस हैं, हम्म। जैसे जो बच्चे जो कि लो बर्थ वेट बेबीज हैं, हम्म। या बच्चों जिनमें प्रॉब्लम है, या जो मोटे बच्चे हैं, हम्म। तो या बच्चे जो अर्ली जिनको डायबिटीज़ है, इनमें ये वायरस प्रॉब्लम कर सकता है, और कोई भी वायरस प्रॉब्लम कर सकता है। या जो भी, अगर एल्डरली की बात करें तो जिनको कैंसर है, जो इम्यूनोथेरेपी पे हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो अनकंट्रोल एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, इनमें ये वायरस ज़्यादा खतरा कर सकता है। ये और हर कोई वायरस खतरा कर सकता है। हम्म। अगर हमें किसी वायरस से डेथ भी होती है तो ये वायरस के कारण डेथ नहीं होती, जो प्री एग्जिस्टिंग डेथ प्रॉब्लम जो बढ़ने के कारण ही है, इसको वायरस के कहना गलत है। अभी तक तो ऐसा घबराने की बात नहीं ना, हमें बस जो हमने पहले कोविड में सीखा था कि रेस्पिरेटरी हाइजीन को बहुत संभालना है। जब भी छींके तो अपने हाथ के अंदर कॉलर में छींकें, रुमाल रख के छींकें, हाथ धुलते रहें, बार बार सैनिटाइज करें बार बार हाथ को। जब भी किसी को नमस्ते करें, वो ज़्यादा बेटर टेक्निक है जो हमने पहले भी की है। हम्म। तो इससे थोड़ा सा हम लोग काफ़ी कुछ हद तक बढ़ सकते हैं।